वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग लेंस के दोनों प्रकार पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनेगी ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज दौर है डिस्कशन को आगे बढ़ाने का। इसमें अपन ने एक बात ये लिखी थी जिस पर अपन ने सोचा था ये वर्चुअल की वर्चुअल बनेगी, ये तुमने काटा क्यों है लेकिन अपना हाईली डाइवर्जिंग सिचुएशन में बन तो सकती है ना, तो उसको काटना नहीं चाहिए। खैर, अच्छा तुमने भी काटा है क्या? ये हमने लास्ट क्लास में वर्चुअल की वर्चुअल कॉनकेव में बन जाएगी डिस्कस किया था, तो काटा क्यों है तुमने? उसने भी काटा है। और तुमने क्या किया? तुमने तो सही किया है। हाँ, वही। ठीक है ना। चलो आओ बातें करें। अब यार देखो, क्वेश्चंस के दौर शुरू करने हैं। क्वेश्चंस पहले मैं अपनी तरफ से 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हारे कॉन्फिडेंस आए। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपन सबसे लास्ट में ही करेंगे। शुरू करते हैं। नहीं नहीं, अभी आपके प्रिज्म बाकी है, देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है। हाँ जी। चलिए, इतना हंसने का क्या फ़ायदा बेटा, रो के भी क्या फ़ायदा सर, आपको क्या पता। अब मैग्नीफाइंग लेंस, ये मैग्नीफाइंग लेंस हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। A magnifying lens has focal length 10 centimeter. Where should an object be placed? Where should an object be placed? A magnifying lens of focal length 10 centimeter. Magnifying lens has focal length 10 centimeter. Where should an object be placed? If the image is to be 30 centimeter away, if image is to be 30 centimeter away from the lens, 30 centimeter away from the lens, and second part है what will be the magnification. सेकेंड पार्ट है व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। सॉल्व कीजिए, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मैग्नीफाइंग लेंस है, तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही एनलार्ज इमेज बनाएगा। कॉन्केव तो कैसी बनाएगा? डिमिनिस्ड। ठीक है, बनाओ, करो। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और उसने क्या बोला है? इमेज कहाँ बन रही है? और क्या बोला है? 30 कहाँ बन रही है? पूरी लाइन पढ़ो, क्या लिखी है? 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो 30 सेंटीमीटर राइट में बने या 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में बने। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला? क्या है, वापस से पढ़ना। ऐसा बोला कि दिख सकती है क्या? कुछ नहीं बोला ना, तो दोनों केस सोचने पड़ेंगे। चलो देखते हैं। तो पहला केस ये है कि अगर इमेज राइट साइड बने, मतलब v की वैल्यू प्लस का 30 सेंटीमीटर, तो उसने ये पूछा ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ, यही पूछा है ना। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1 अपॉन प्लस का 30 माइनस 1/u 1/10।
तो 1/u इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10, 1/u इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस 1 मतलब माइनस का 2, माइनस का 2/30, u की वैल्यू माइनस का 15 आ रही है। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ़ v इज़ -30 मतलब जो इमेज है वो लेफ्ट साइड बन जाए। तो इमेज लेफ्ट साइड बनेगी तो v इज -30, तो अगेन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/-30 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10, 1/u इज इक्वल टू माइनस का 30 माइनस का 1/10, 1/u इज इक्वल टू माइनस का 4/30। यही हुआ ना, 7.5, तो माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। दोनों आ गए। चलो भाई, अब फिर उसने क्या, कछुए ने क्या पूछा है, मैग्नीफिकेशन बता दो। तो मैग्नीफिकेशन बता देते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था v/u, ठीक है। ओके, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर v/u है, तो यहाँ पे अपने पास पहले वाले केस लेते हैं। v की वैल्यू है प्लस का 30, तो u की वैल्यू है माइनस का 15। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 30/-15 इज इक्वल टू माइनस का 2। और दूसरा केस अगर लिया जाए, v की वैल्यू है माइनस का 30 एंड u की वैल्यू है माइनस का 15, सॉरी गरम कचौड़ी, माइनस का 7.5, u इज इक्वल टू माइनस का 7.5। तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा v/u मतलब -30/माइनस का 7.5, तो m हो जाएगा 4। ये दो आ रहे हैं आंसर, यही है क्या? ठीक है, वेरी गुड। हाँ, प्लस में होता है ना, माइनस तो मिरर में होता है। नहीं नहीं, सही है, मैं कुछ और सोच रहा था। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। माइनस भी मिरर का होता है। अगला क्वेश्चन। ए निडल प्लेस्ड, अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे ये क्वेश्चन में अगर मुझे एक ही आंसर टिक करना हो तो कौन सा टिक करूंगा, -15 या -7.5? अब गेम फंसा। अगर मैं एक आंसर ही टिक करना चाहता हूं तो क्या करूं? एक ही आंसर गिवन है ना, नहीं दोनों आंसर गिवन है। अब बताओ। नहीं, अब तुम सोचो क्या हुआ। इसने क्या बोला क्वेश्चन में, लेंस कैसा है, मैग्नीफाइंग है। मैग्नीफाइंग लेंस मतलब वो वाला लेंस है। वो वाले लेंस में तुम्हें बिना स्क्रीन की जरूरत पड़ती है या स्क्रीन चाहिए रहती है? तुम गधे हो, बिना स्क्रीन के देखते हो। वर्चुअल इमेज है ना यार, आया ना। अगर इमेज तुम वर्चुअल चाहते हो तो उस केस में जो तुम्हारा यू है वो कैसा होना चाहिए, निगेटिव। ठीक है, यू दोनों में ही निगेटिव है। दूसरा, जब तुम वर्चुअल देखना चाहते हो तो इमेज कैसी चाहिए, सीधी या उल्टी? सीधी चाहिए, तो एम कैसा चाहिए, पॉजिटिव। एम पॉजिटिव कौन से केस में आ रहा है? तो बस सेकंड वाला आंसर टिक करना है। लॉजिक क्लियर? मैग्नीफाइंग लिखा है इसलिए, तो वो वाला लेंस है, डिटेक्टिव वाला। समझ गई बात, हृदय लाला? ठीक है, लिखो चलो अगला क्वेश्चन। एक सेकंड हो गई। अच्छा लिख लो लिख लो। ओ, आ, ऊ।
तुम लोगों ने वो मूवी देखी क्या, सैयारा? हंस क्यों रहे हो? हाँ? देख ली क्या सही में? ऐसा उसमें रोना गाना था क्या, या कॉमेडी थी वो? अच्छा। अच्छा। देखो क्वेश्चन, ए निडल प्लेस्ड, मेरी क्लास का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ए निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे, ए निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस, ए निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस forms an image forms an image on a screen forms an image on a screen placed 90 centimeter away placed 90 centimeter away on the other side of lens on the other side of lens. Identify the type of lens. Very good. Identify the type of lens and determine its focal length and determine its focal length. What is the size of image? What is the size of image if size of needle is 1.5, if size of the needle is 5 centimeter? If the size of needle is 5 centimeter. हाँ obviously. मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, क्योंकि उसके बिना फिर जेई नीट की तैयारी कर ही नहीं सकते, तो पढ़ाना तो पड़ेगा मुझे। फोकल लेंथ कितनी आ रही है बताऊं? फोकल लेंथ 90 तो नहीं आ रही दोस्त, 30 आ रही है, प्लस का 30।
आओ बातें करें। तो आसान था। क्वेश्चन में उसने ऐसा बोला कि एक लेंस है। क्या पढ़ा, पढ़ो पढ़ो, जब पढ़ने में मजा आएगा। तो ऑब्जेक्ट 45 सेंटीमीटर पे है। और इमेज यहाँ बन गई 90 सेंटीमीटर पे। टाइप ऑफ लेंस, साइज ऑफ इमेज। तुमको ये पता है कि लेंस के दूसरे साइड अगर इमेज बनानी है, ऐसा पॉसिबल किस में हो सकता है? सिर्फ कॉन्वेक्स में। तो टाइप ऑफ लेंस फिक्स हो गया, क्या हो गया? कॉन्वेक्स। दूसरी चीज़ ये कि वो कह रहा है कि भैया ये 45 है, उधर 90 है, इसके हिसाब से सबसे पहले हमें इसकी फोकल लेंथ निकाल लेनी चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। ये थोड़ा लैग कर रहा है आज। बी की वैल्यू प्लस का 90 होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? यू की वैल्यू माइनस का 45 होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? आंसर हो जाएगा 1/f। तो 1/f इज इक्वल टू, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 3/90। तो यहाँ से फोकल लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर प्लस में। ये सबका आ गया? हाँ, आ जाएगा थोड़ी देर में सेंटीमीटर में, जैसे आगे लिखूंगा। फिर उसने क्या पूछा? मैग्नीफिकेशन, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला था v/u। बच्चों ने v की वैल्यू डाल दी होगी। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। v की वैल्यू कितनी है? प्लस का 90, u की वैल्यू है माइनस का 45 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 मतलब इमेज इन्वर्टेड बन रही है, इमेज इन्वर्टेड बन रही है। हाइट ऑफ इमेज इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू माइनस का 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है वाला? 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू माइनस का 2 मतलब माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्टेड, उल्टी है, एक्सिस के नीचे। अगर ये एक्सिस के ऊपर है तो एक्सिस के नीचे, अगर ये एक्सिस के नीचे है तो ये एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, छाप लेंगे। तो -2 लिखा है। और शुरुआत करें प्रिज्म की। प्रिज्म, तुम लोग प्रिज्म का क्या मतलब समझते हो? ऐसे दिल होता है ऐसे तो। ये से पान का पत्ता होता है। तीन ट्रायंगुलर फेस होते हैं, अच्छा ऐसा होता है। चलो तुम्हारे इस मिथ को बस्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे सामने मैं कुछ कुछ प्रिज्म बना रहा हूं। ये एक प्रिज्म है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, ये एक प्रिज्म है कि नहीं? ये एक प्रिज्म है कि नहीं? बताओ। पहला, दूसरा है, तीसरा प्रिज्म नहीं है। पक्का है? अरे ऐसे कैसे? सर ने बनाया है, हल्के में ले रहा है? है, सर ने बोला है। ये है कि नहीं प्रिज्म? इनमें से प्रिज्म है या नहीं, ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि प्रिज्म है कि नहीं? ये डिसाइड करने का काम किरण का है। किरण निर्धारित करेगी कि ये प्रिज्म है या नहीं। तो आओ किरण से पूछें, हे मेरी प्यारी किरण, ये बताओ क्या ये प्रिज्म है? तो किरण कहेगी पहले मैं जाके देखूंगी। तो प्रिज्म में किरण आई और किरण गई। जिस सरफेस पे किरण आई और जिस सरफेस से किरण गई, ये सरफेस फ्लैट होनी चाहिए और इनके बीच में कुछ एंगल होना चाहिए। ठीक है, वो एंगल 0 और 180 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दिस थीटा कैन नॉट बी 0। क्या लिख दिया मैंने? वाह वाह। थीटा कैन नॉट बी 0। थीटा 0 होने का मतलब है कि
ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई सरफेसेस। तो अगर एक दूसरे के पैरेलल होगी तो वो स्लैब बन गई। क्या बन गई? स्लैब। दूसरा फिगर देखो, दूसरे वाले में ये रे यहां से एंटर करी, ऐसे गई और ऐसे चली गई, प्रिज्म है? हाँ है। सेम ऑब्जेक्ट है। दूसरा केस ये है, रे यहां से गई, ऐसे चली गई, क्या प्रिज्म है? नहीं है। ठीक है, तो प्रिज्म है या नहीं ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये रे डिसाइड कर रही है। प्रिज्म है या नहीं ये कौन डिसाइड कर रहा है? किरण डिसाइड कर रही हैं। तो किरण जी डिसाइड करेंगी कि रे है या नहीं, मतलब प्रिज्म है या नहीं। तो इस वाले के लिए प्रिज्म है और इस वाले के लिए प्रिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों फेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। चमकी बात। तो सरफेसेस ऐसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लो रे ऐसे आई, ऐसे जाके ऐसे चली गई, प्रिज्म है? नहीं है। हालांकि ये रे मैंने गलत बनाई है, इसके बाद ये ऐसे ऊपर जाएगी, अगर नीचे से आई है तो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर यही रे यहाँ से जाके अगर यहाँ पे जाके ऐसे चली जाती है तो ये प्रिज्म बन जाएगा। तुम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए प्रिज्म किसे कह रहे हैं? जहाँ पे सरफेसेस हैं, किसी एंगल पे हैं, और वो जो इसका इंसिडेंट सरफेस है और जो रिफ्रेक्टेड सरफेस है, इनके बीच में एंगल है, वो एंगल 0 नहीं है, मतलब ये सरफेस पैरेलल नहीं है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, समझे तो एक लाइन लिख लो। एक लाइन लिखा देते हैं, एक लाइन ही बहुत है, फिर उसके बाद तो फिर सीधा बैक टू बैक कहानी शुरू करेंगे। Prism is a portion of homogeneous. Prism is a portion of homogeneous. Prism is a portion of homogeneous transparent medium such as glass, such as glass, ब्रैकेट क्लोज, सच एज ग्लास को ब्रैकेट में रखना, सच एज ग्लास को ब्रैकेट में, enclosed by two plane surfaces, enclosed by two plane surfaces, inclined at an angle, inclined at an angle which cannot be zero, which cannot be zero. सारी बात समझ गए होंगे आप? which cannot be zero, अंडा नहीं हो सकता। These surfaces are called the refracting surfaces. These surfaces are called refracting surfaces. And angle between them is called, and angle between them is called refracting angle, and angle between them is called refracting angle or angle of prism. Refractive angle और angle of prism. आप चाहें तो चित्र बनाना बना सकते हैं, है ना? कौन सा बनाएंगे आप? पहला तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दूसरा बनाना पसंद करेंगे? ठीक है ना? तो पहले दो बना लो, उससे याद रहेगा तुमको बस कि मैं क्या बोलना चाह रहा था।
हो गया डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब इसकी कितनी भुजाएं हैं? तीन। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। आओ बातें करें। तो सबसे पहली बात, अगर इसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, और खींच देंगे। एंड अगर इस पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी। ठीक, अब रे को भेजते हैं। चलो शुरू करें रे डायग्राम। सबसे पहले एक रे आई इस वाली सरफेस पे ऐसे, हमने कहा ओके। ये रे इस सरफेस से पार होके इस प्रिज्म के अंदर जाएगी। प्रिज्म का जो भी मटेरियल होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, इधर इधर 1 और 1 होगा। अंदर का मटेरियल तो नॉर्मल के टुवर्ड्स जाएगी क्योंकि एयर से तो हल्का ही है। तो ये रे जाना चाह रही थी किधर? सीधा। तो ये रे हल्की सी मुड़ गई और मुड़ के इधर आ गई, आया ना। अब ये रेयर से डेंसर आई तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ गई। इस वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को देखा जाए तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल से किसी एंगल पर है। अब क्या होगा, ये डेंसर से किधर जाएगी? रेयरर। तो नॉर्मल के अवे जाएगी। तो नॉर्मल के जब अवे जाएगी तो अवे दिखने में ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? आया ना। आओ बातें करें। ये वाली सीधा जाना चाह रही थी इस तरीके से, और ये वाली ऐसे यहां से। बन गया पूरा चित्र। अब डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। नॉर्मल से जिस एंगल पर पहली बार इंसिडेंट हुई है, इस एंगल को मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है। जिससे बाहर निकली है उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोला है। ये पहली सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल है तो एंगल R1 है। ये दूसरी सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल है, R2 है। आप इसको दूसरी सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं, आया ना। और यहाँ से रे ऐसे गई, देन ऐसे गई, देन ऐसे चली। ये दोनों सरफेसेस जिनसे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे पास कर रही है, ये दोनों रे जिस एंगल पर मिलेंगे इसको हमने एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम दिया है। ये तो पढ़ा है ना बस। तो आओ एक एक करके नाम लिख लेते हैं। नाम करेक्ट सबका हो गया, नाम लिख लेते हैं। ए को क्या पढ़ा जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म, याद हो गया, बहुत अच्छे। आई क्या है था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। R1 एंड R2 क्या है? इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है भाई, इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। ठीक, थोड़ा सा अगर बुद्धि से सोचोगे तो ये रे सीधा जाना चाह रही थी, ऐसे मुड़ गई। तो इसमें डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ? ये रे सीधा ऐसे जाना चाह रही थी, अगर इसमें मैं बना दूं लाइन तो ऐसी बनेगी। ये सीधा जाना चाह रही थी, ये ऐसे मुड़ गई, तो ये इसमें डेविएशन हो गया Δ2। क्या डेविएशन में कोई डाउट है आपको? नहीं। तो Δ1 हो गया तुम्हारे पास डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड Δ2 हो गया डेविएशन ऑफ इमरजेंट रे। होना भाई, इतना क्लियर? अब अगर मैं तुमसे इस पूरे चित्र को गौर से देखने के बाद मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंगल मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ट्रेंगल का नामकरण अगर करें तो रंग बदल के नामकरण कर देते हैं। एक ट्रेंगल का नामकरण कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं P।
क्यू आर एस, ये ट्रायंगल ना होके अब क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो जरा सोच के बताओ, अगर मुझे डेल्टा वन लिखना है तो डेल्टा वन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं। तो ये टोटल एंगल ये आई है तो पूरा भी आई था, ये वाला कितना है आर वन, तो डेल्टा वन को क्या मैं आई माइनस आर वन लिख सकता हूँ। सिमिलरली डेल्टा टू के बारे में सोचो, ये आर टू है तो ये भी आर टू होगा कि नहीं होगा, ये आर टू है तो डेल्टा कितना हो जाएगा ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। ठीक है, दोनों डेविएशन पता चल गया आपको। अब अगर मैं बोल रहा हूँ नेट डेविएशन निकालो, तो दोनों ही डेविएशन क्लॉकवाइज है, गौर से देख, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों ही क्लॉकवाइज हैं तो सीधा मैं बोल दूंगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो नेट डेविएशन कितना आ गया अपने पास, नेट डेविएशन आ गया आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। मैंने थोड़ा समझदारी से ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं। इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर वन, बहुत अच्छे, शानदार। तत्पश्चात हमने एक काम किया, हमने ये डेविएशन निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक जो क्वाड्रिलेटरल माना है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये देखा, आप तो पूरा लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, मैंने बना उसका चिन्ह बना दिया क्वाड्रिलेटरल जैसा, हालांकि ये रेक्टेंगल स्क्वायर का चिन्ह होता है, लेकिन तुम क्वाड्रिलेटरल समझ लेना, आलसी हूँ ना मैं। तो यहाँ पे तुमको पता है कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल इन सबका समेशन कितना होना चाहिए, 360। यही बस सीखना है कि आखिर हमें इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। देखो कैसे, ये और ये R1 R2 है, इस एंगल का नाम अगर मैं थीटा भी दे दूं आपको, तो क्या समझ में आ रहा है, पाई माइनस R1 प्लस R2, ये क्या मिला तुमको, थीटा। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इन इंटरनल एंगल्स के समेशन में मुझे ए R1 और R2 में रिलेशन चाहिए। तो ए R1 R2 में रिलेशन निकालने के लिए एक काम कीजिए, ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, सही बात है। अगर ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री हैं, तो मेरे लिए जो इस ट्रायंगल में अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा ए प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतना चमका, तो क्या मैं ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। देखो अभी मैं इससे बाकी चीज़ें निकाल देता हूँ। ये पता चलने के बाद फिर मैंने ये जो ट्रायंगल दिख रहा है क्यू आर एस, इस ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूँ R1 प्लस R2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ से चिपका देते हैं, तो क्या बन गया अपने पास R1 प्लस R2 और थीटा की वैल्यू कितनी रख दी 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कट गया, तो तुम्हारे पास क्या रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बड़ा प्यारा रिलेशन आया, याद रखना है। ठीक है, एक इसके बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2। ए की वैल्यू R1 प्लस R2 अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो नेट डेविएशन भी कुछ प्यारा सा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, I प्लस ई माइनस ए। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो नेट डेविएशन है वो अब हो जाएगा I प्लस ई माइनस ए, और दूसरा फॉर्मूला क्या बना, ए इज इक्वल टू R1 प्लस, बस ये दोनों फॉर्मूले हैं। ये फाइनल अपन ने जो अभी डिस्कशन किया उसका जिस्त है, सार है। ठीक है, आप लोग इतनी सी बात में किसी के मन में कोई डाउट कोई भी शंका है तो बात कर सकता है, नहीं ठीक है, तो आप ऐसा लिख लीजिए, फिर मैं आपको मिनिमम डेविएशन सिखाता हूँ। रुक जाए एक मिनट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। इसमें तो क्या लिखना था, ये लिखना था, लिख लो डब्बा बना के लिख लो, अच्छा लगेगा। हम लोगों को आगे अब जो पढ़ना चाहिए वो मिनिमम डेविएशन। देखो मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन में तो मैं बता देता हूँ। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि आई शुड बी इक्वल टू ई,
और दूसरा पॉइंट है कि R1 शुड बी इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ये दो कंडीशन है, जैसी दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी जो डेविएशन है वो मिनिमम हो जाएगा। तो उस केस में अगर ऐसा है तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था, तो A इज इक्वल टू R प्लस R, मतलब A इज इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू A/2 आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, मिनिमम डेविएशन का स्पेशल केस अपन पढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्पेशल हो गया हाँ यहाँ पे। और हम अगर डेल्टा मिनिमम की बात करेंगे तो हो जाएगा I प्लस I माइनस ए, दैट इज 2I माइनस ए, या फिर 2I माइनस 2R, जो भी मन करे, दोनों ही बातें इस्तेमाल होती रहती हैं। जनरली जो इस्तेमाल ज़्यादा होती है वो ये होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है भूमिका, आज रो के आई है क्या घर से? नहीं, सो के आई है, अच्छा हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, इस चक्कर में मत पढ़ना, है ना, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, जनरली ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो हाँ, इक्विलेटरल है तो 60 रहेगा एंगल ऑफ प्रिज्म, बाकी ऐसा सोच बोलना कुछ नहीं है ऐसा। मैं क्या लिख रहा था, मैं भूल गया यार, स्नेल्स लॉ लिख रहा था। आजकल मेरा दिमाग पजल्ड रहता है। स्नेल्स लॉ अगर तुम फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो फर्स्ट सरफेस पे लगाने पे तुमको मिलेगा 1 इंटू साइन आई, दिमाग में चित्र सोचते जाओ, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। सोच लिया दिमाग में? ठीक है, यही है ना। और सेकंड सरफेस पे अगर लगाओगे तो क्या लिखोगे? म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई, यही लिखा है ना? अरे हाँ है ना, ठीक। अब तुम क्या चाह रहे हो, इस 2I माइनस म्यू से यहां से कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई और ई तो बराबर हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि सिंस R1 इज इक्वल टू R2, तो क्या ऐसा मैं बोल दूं, सिंपल लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, और साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, आया ना? अगर I इज इक्वल टू म्यू साइन आर है और दोनों बातें फिर लिखनी पड़ेंगी मुझे, स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब तुम समझ गए, स्मॉल एंगल प्रिज्म में इसको मैं लिख दूंगा I इज इक्वल टू म्यू आर, आया ना? और सिमिलरली ये हो जाएगा म्यू साइन आर इज इक्वल टू साइन ई, तो ये भी वही इक्वेशन बनेगी, म्यू आर इज इक्वल टू ई, या फिर आई और ई तो बराबर है, तो म्यू आर इज इक्वल टू ये भी क्या बन जाएगी, आई। ये बात समझ गए? अब देखिए मिनिमम डेविएशन इन केस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म किस तरीके से काम करेगा, यही डेफिनेशन, यही हेडिंग लिखना, स्नेल्स लॉ एंड स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। इस केस में मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2I माइनस ए, आई की वैल्यू को तुम क्या डाल दोगे, आई की वैल्यू को डाल दोगे म्यू आर, ठीक, और ये हो जाएगा, और आर की जगह तुम इसको माइनस ए रहने दो, आर की जगह 2R को क्या लिख सकते हो, ए, तो ए माइनस ए, तो ये यहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। अब स्मॉल एंगल प्रिज्म से तुम्हारा मतलब क्या है ये बताओ, कितने ए की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 5 डिग्री से? ऐसा नहीं है, ए की वैल्यू 10 डिग्री से कम तक अपन इसको लगा देते हैं, जनरली 5 डिग्री होता है ना, यहाँ पे 10 डिग्री तक लगा के अपन अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मिनिमम डेविएशन का स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, छाप लेंगे। आइए डिस्कशन के दौर को आगे बढ़ाएं। अब देखो यार, मैं चाहता हूँ
एक कंडीशन जिसे कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। आप लोग इस बात को समझते हैं क्या? ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, चरना, बहुत अच्छे है। ग्रेजिंग का मतलब था चरना। चर ले बेटा, चर ले, छू के निकल जाना, देख ऐसे बोला जाता है। कौन गधा था ये जो कह रहा चरना? लड़कियों से सीख बेटा, चरना। क्या हो रहा है? चरना। देख, ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब ये है कि ये जो रे है वो इस तरीके से इसके पैरेलल चली जाए, ठीक है? इस सरफेस के पैरेलल चली जाए, मतलब जो एंगल ऑफ इमरजेंस ई है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब होता है ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो आपका आई हो जाएगा, ये R1 है और ये R2 है। इसी को लेके डिस्कशन है। आखिर इस डिस्कशन को कैसे किया जाए ये हम जानने की इच्छा रखते हैं कि ग्रेजिंग इमरजेंस के केस में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। उसका जो मन है वो पूछ सकता है, उसका मन है। तो मैं तुम्हें सारी इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में जो भी आएगा उस हिसाब से अपन सेट कर लेंगे। तो जैसे पहली इक्वेशन जो बन सकती है वो तो यही बनेगी, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें तो कुछ यारी दोस्ती है ही नहीं, ये तो हमेशा ही वैलिड है, कोई भी कंडीशन हो। दूसरी इक्वेशन स्नेल्स लॉ की बन जाएगी। स्नेल्स लॉ फर्स्ट सरफेस पे अगर लगा देंगे तो बनेगा 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। ठीक है दोस्त? और दूसरी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने का सबसे ज़्यादा फायदा मिला मुझे पता चला म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से साइन R2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1 बाई म्यू। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बात करता जाए उस हिसाब से अपन इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ से R2 पता, म्यू दे रखा है तो R2 पता चल गया, R2 पता है तो यहाँ से ए की वैल्यू पता है तो R1 पता चल गया, R1 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो आई पता चल गया। तो वो डिपेंड करेगा अपन इन इक्वेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है वापस से बता देता हूँ। एक इक्वेशन है ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दो और बाकी की दो इक्वेशन स्नेल्स लॉ है, पहली और दूसरी सरफेस पे। दैट्स इट। इतना ज्ञान सफिशिएंट है, इतना समझ में आ गया। इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। एक और स्पेशल केस है ग्रेजिंग इमरजेंस के अलावा जिसे अपन कहते हैं नो इमरजेंस। नो इमरजेंस का मतलब होता है ट्रैप हो गया मामला। ट्रैप होने का मतलब ऐसा है कि भाई किरण अब बाहर नहीं जा पा रही हैं, किरण को उनके घर में किडनैप कर लिया गया है। तो किरण जी किडनैप कब हो पाएंगी बताओ? जब ये जो R2 है, अगर ये R2 ग्रेटर देन थीटा सी हो जाए तभी ट्रैप हो जाएंगी। यही तो मतलब है। इसका मतलब यही है कि R2 ग्रेटर देन थीटा सी। क्या तुमको क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन याद आ रही है? जब हमने ऐसा बोला था कि अगर जो रे है, जब TIR पढ़ रहे थे, जब आई ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा तो रे फिर वापस उसी मीडियम में लौट आएगी, दूसरे मीडियम में कभी जाएगी नहीं। है देविका? सही बात है। चप्पलों में क्या रखा है इनके? कुछ नहीं रखा है। इधर देखो, सामने नहीं देख रही, नीचे देख रही ना। ख्यालों से बाहर आओ, फिजिक्स के ख्यालों में खोएंगे, चप्पलों के ख्यालों में नहीं खोना है। तो R2 इज इक्वल टू कितना? R2 ग्रेटर देन किसके हो गया? थीटा सी के। बाकी चीज़ों में क्या क्या फ़र्क पड़ा देखो, ये तो I है तो ये तो R1 ही रहना है, और ये आपके पास A रहना है। ये कभी बाहर लौट के गई ही नहीं, गई ही नहीं। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि भैया A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, ये तो हमेशा ही वैलिड है जीवन में। दूसरी कंडीशन क्या पता चली कि R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। आया ना? R2 ग्रेटर देन थीटा सी होने से तुम्हें एक चीज और पता चल गई कि R1 के बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे R1 के बारे में क्या डिस्कशन कर सकते हैं कि I किस एंगल के लिए ये रे बाहर नहीं जानी चाहिए, ये अपने को सोचना है। वापस से बोल रहे हैं, किस एंगल के लिए ये रे बाहर नहीं जानी चाहिए वो सोचना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस की रे को TIR करा दूं। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस की रे को TIR करा दूं तो उससे छोटी वाली जितनी भी रे उन सबका TIR तो हो ही जाएगा।
तो मैं एक काम करूँ कि इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ। 90 डिग्री लेने से अब जितनी भी रहे 90 से तो बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो नहीं सकता, तो सारी TIR कर जाएंगी। तो अपन क्रिटिकल सिचुएशन में एक काम करते हैं, इसको 90 ले लेते हैं। अगर ये वाली रे घूम गई यहाँ पे तो फिर जीवन में अपने मजे ही मजे। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, ये म्यू है और ये 1 है। अब उसके अलावा तुमने ये भी पढ़ रखा था सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ। सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते ही बच्चे बोलेंगे ये दो कंडीशन है ना, कंडीशन मैंने हेडिंग में ही लिख देता हूं मैं। सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन TIR की कंडीशन से मुझे पता है कि सेकंड सरफेस में जो R2 है वो किसके ज्यादा होना चाहिए? थीटा सी से। और अपने को ये भी पता है कि साइन थीटा सी की वैल्यू 1/μ होती है। ये तो याद ही कर रखा है, साइन थीटा सी 1/μ होती है। म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। डेंसर की वैल्यू म्यू है, रेयर की वैल्यू 1 है, इसकी वजह से आंसर 1/μ। बहुत अच्छे। अब फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाने पे अपने को मिलेगा साइन 90 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। ठीक है, तो यहां से बच्चों ने पता कर लिया 1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन है? R2 तो भैया थीटा सी से बड़ा होना ही चाहिए, इसमें तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। म्यू की वैल्यू है 1 अपॉन साइन R1, आया ना? हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या 1 अपॉन म्यू की वैल्यू साइन थीटा सी भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां से इसको 1 अपॉन साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन R1 ऐसा बोल दूं? तो ऐसा भी तो समझ में आ रहा है कि साइन थीटा सी की वैल्यू किसके बराबर है? साइन R1 के। और थोड़ा और दिमाग लगाऊंगा तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए थीटा सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? R1 के लिए। इतना क्लियर हो गया? तो आपकी दोनों इक्वेशन समझ में आ गई आपको? हाँ सब, हम डिस्कशन ही स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, हमसे बोलो, हमसे कुछ कहना चाहते हो? क्या क्या क्या? साइन थीटा सी जनरल फॉर्मूला? मैं नहीं समझ रहा हूँ, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सी बात है। इन्वर्स को पहले मैंने वापस से इन्वर्स कर दिया, और उसके बाद ऐसा मत समझना साइन से साइन काटा है। मैंने ऐसा माना है कि एंगल स्मॉल हैं, एंगल स्मॉल हैं तो मैं थीटा सी को R1 के बराबर कर सकता हूँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। इन इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं मर्ज कर दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी प्लस थीटा सी। और से देख, इसके राइट इसका थीटा सी और इसका भी थीटा सी कितना हो गया? 2 थीटा सी। और इधर R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 एक साइड ऐड हो गया, इधर थीटा सी इधर ऐड हो गया। मैंने गलत लिख दिया क्या? नहीं, R1 R2 बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये तो इक्वल ही है। ये मैथ्स की थोड़ी सी कहानी समझ में आई? ये आइडेंटिटी ग्रेटर देन में कैसे ऐड कर रहे हैं अपन? ठीक है, R1 प्लस R2 किसके बराबर है? तो एक इससे बड़ा होना चाहिए, 2 थीटा सी। और A इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो 2, या इसको A/2 लिख दो। A/2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। दोनों तरफ अगर साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन A/2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू किसके बराबर है? 1/μ के, तो हो जाएगा साइन A/2, मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन A/2। ये आइडेंटिटी निकल के आ रही है। ठीक है, आपके पास ये दो चीज़ें हैं, आप लोग लिख लीजिए। ये वैसे तो बोर्ड में तो नहीं पूछता दोनों ही चीज़ें,
ये जेई नीट के काम आ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आपने दिमाग लगा के पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे अभी तो तुम्हें वो एक ग्राफ बनाना बाकी है, एक ग्राफ भी बना ही देते हैं। एनसीईआरटी में देखो क्या दिया गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म में ग्राफ दिया गया है, और इन्होंने बस छोटी छोटी बातें कर ली। μ-1 इंटू ए तक का ही डिस्कशन है इसमें, बाकी का डिस्कशन है ही नहीं, फिर तो सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये सब तो एक्स्ट्रा ज्ञान है तुम्हारे लिए, जीत है ये। पहले सब कुछ था पता है, पहले जीवन अच्छा था। अब तो लग रहा है कि मैं एक क्लास में ही थ्योरी खत्म कर दूंगा, जिस हिसाब से इन्होंने चीजें दे रखी हैं। वो ग्राफ ही पढ़ा के खत्म ही करते हैं, मैं पढ़ाई देता हूँ, फिर थ्योरी खत्म ही हो जाएगी पूरी प्रिज्म की। ग्राफ बिटवीन डेल्टा मतलब, अरे बोलो ना यार, डेविएशन। डेल्टा मतलब डेविएशन, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका ग्राफ ऐसा होता है, थोड़ा सा एक साइड झुका होता है, ये हो गया डेल्टा मिनिमम, और यहाँ पर आई और ई एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, बस ऐसा ही ग्राफ है, खत्म हो गया। इतना ही ग्राफ बन गया, बस इतना ही करना था। हम पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लास्ट में करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। कौन से पेपर में? कब है तुम्हारा यूटी? भाई वो तुम्हारी मैडम बताएंगी। क्वेश्चंस लिखे जाएं। पहला क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री in the condition of minimum deviation, in the condition of minimum deviation for a prism of refracting angle, for a prism of refracting angle 60 degree, for a prism refractive angle 60 degree, find the angle of deviation, find the angle of deviation, find the angle of deviation. Basic question. क्या 30? पता नहीं, क्या चाहिए? कितना आया? 30 -30। चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, मिनिमम डेविएशन मतलब आई और ई बराबर है, और आर की वैल्यू a/2 के बराबर है, और रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ए की वैल्यू 60 डिग्री दी है। ए क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोला है ना। देखो दो बातें हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दे, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दे, दोनों केस में वो ए बोलना चाह रहा है। जो रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 R2 है वो कुछ और चीज है, वो रे के लिए है, प्रिज्म के लिए थोड़ी है, समझे ना बात को। तो यहां से आर की वैल्यू a/2 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 60/2 मतलब कितना हो गया? 30। उसने पूछा क्या क्वेश्चन में? डेल्टा की वैल्यू पूछिए मिनिमम डेविएशन के केस में, दैट इज 2i - a।
तो आई और ई तो बराबर है। तो इस केस में तुमको सॉल्व कैसे करना है, आओ देखो सीखो। जब भी प्रिज्म का क्वेश्चन हो, कभी भी बिना प्रिज्म बनाए सॉल्व नहीं करना है, हमेशा प्रिज्म बनाना है। बिना प्रिज्म बनाए प्रिज्म का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी। कोई सा भी क्वेश्चन हो, भले ही ईजी हो टफ हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये एंगल इस क्वेश्चन में 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 45 डिग्री दे दिया, एंड एंगल ऑफ इमरजेंस बाय डिफॉल्ट 45 होगा क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। अब इसने पूछा है मुझसे डेविएशन, तो डेविएशन में तुमको क्या क्या चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, ये था कि नहीं था। तो 2i माइनस ए, तो 2i माइनस ए क्योंकि मिनिमम डेविएशन है, तो 2i की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू कितनी है 60, तो डेल्टा मिनिमम कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, बिना चित्र बनाए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। चित्र बना लोगे, सामने सामने चीजें देखना शुरू हो जाएंगी। क्यों भाई लावण्या, सही किया, तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया। पीछे मोहल्ले में बालकों का, तुम्हारा नाम यार भूल गए मैं। ईशान, हाँ ईशान, कनिष्क, इनका पड़ोसी करण अर्जुन है ना, और तुम्हारा समर्थ। थोड़ा कांड किया करो क्लास में, मुझे नाम याद रहे, है ना। कांड मतलब आंसर आंसर देने, ऐसा नहीं कि बल्ब खोल के ले गए कैमरा निकाल के ले गए, ये नहीं है ना। हाँ हाँ, अब तो देखो सर आपको सब याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, if ray does not emerge from the prism, if ray does not emerge from the prism, if ray does not emerge from the prism, then find mu, then find mu। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का चित्र है, चित्र भी दिया है, यस इसका चित्र है। चैप्टर 6 रोटेशनल मोशन L1। दो लेक्चर हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करो, हेलो हेलो, ये वाला तो हो ही गया, तब तक अगला क्वेश्चन करो। अच्छा इसका आंसर, ओके ओके, आंसर सॉर्ट। सुनो, बस क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में तो कुछ करना नहीं। तो उसने बोला है कि रे बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर ये बाहर नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस आई या जो भी इसका नाम दे दो, दिस आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो काम हो जाएगा, आया ना। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा विचार करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 दे ही रखा है, तो अगर ये 60 दे रखा है तो फिर जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इतना चमक गया। तो आई की वैल्यू 60 है, तो ये 60 डिग्री हो गया आई, दिस आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। आया ना, इतना क्लियर हो गया। और हम तो क्रिटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, हमारी तो रे यही आनी है, तो मैं तो इक्वल टू ही मान लूँ ना,
मुझे इतना दिमाग में जीवन में लोड ही नहीं चाहिए, आई शुड बी इक्वल टू थीटा सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री वैल्यू आ गई थीटा सी की, कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो साइन 60 इज इक्वल टू साइन थीटा सी। साइन थीटा सी क्या होता है बेटा? 1/μ। वेरी गुड, 1/μ हो जाएगा √3/2, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। यही आ रहा था आप लोग, है ना? ये नहीं आया? यही आया सर, आपको नहीं पता। हाँ, 2/√3 से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस म्यू शुड बी ग्रेटर देन 2/√3। मैंने तो क्रिटिकल सिचुएशन ली है ना। हाँ, उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा, तुम वो वाला फॉर्मूला लगा दिए क्या? तुम भोले बच्चे हो। वो क्यों नहीं लगेगा उसका रीजन सुनो। वहां पर तुमने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस माना था वो क्रिटिकल सिचुएशन में 90 डिग्री माना था। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, समझे ना बात को? इसलिए नहीं लगेगी। छाप लो। मैं कर रहा था वीडियो अपलोड, तो मैं अगली क्लास से अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। तो नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन अपन आज एक निपटाते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो, बच्चे नहीं हो। देखो, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कुछ सेकंड्स में क्लास, तो 5 मिनट है ना अभी, तो मैं 3 मिनट में। ये गली तो गलत है ये वाली। ठीक है चलो फिर, ठीक है चलो, ओके, थैंक यू।